हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू गेन एंड ग्रो स्टूडियो। और ये थोड़ा स्क्रिबलिंग ये रीटेक करते करते हो गया, तो इसे इग्नोर मारिए। तो ये सुशील चंद्रा है जिनकी पिक है। ये हाल ही में 24 चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, तो आज हम इलेक्शन कमीशन के बारे में जानते हैं। तो इलेक्शन कमीशन एक परमानेंट और इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि आर्टिकल 324 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू एस्टेब्लिश की गई थी पूरे कंट्री में फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज क्या है। तो पहली आ जाती है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नाम से पता चल रहा है कि जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो और अपने पावर अथॉरिटी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन से लेती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट, उनकी सैलरी अलाउंसेस, सब कुछ मेंशन है। ठीक है, अब हम दूसरी बॉडी है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से क्रिएट की गई, मतलब पार्लियामेंट लॉ बना फिर वो बॉडी एग्जिस्ट होने लगी। जैसे आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 के थ्रू आरबीआई का गठन हुआ किया गया था। ठीक है, और नॉन कॉन्स्टिट्यूशन नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी सॉरी, इसे हम एग्जीक्यूटिव एक्शन बॉडी भी कह सकते हैं। ये बॉडी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, इनके विल से बनती है और इनके विल से उसे एबॉलिश कर दिया जाता है। मतलब हम इसे यह भी कह सकते हैं, ना तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र है और ना ही ये बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू एग्जिस्ट करती है। जैसे नीति आयोग 2014 में प्लानिंग कमीशन को चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया था विदाउट एनी अमेंडमेंट और एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये जो प्लानिंग कमीशन था वो बाय विल ऑफ सीओएम से एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन के जो वर्क्स हैं वो डिस्क्राइब किए हैं आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में। तो इनके वर्क क्या, सुपरिंटेंडेंस के वर्क हैं, मतलब मैनेजिंग, डायरेक्शन, कंट्रोल ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल मतलब क्या है, जैसे देखो कोई एक एरिया है, वहां पे इलेक्शन होने वाले हैं, तो उस एरिया में जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उनके नाम एक रजिस्टर में लिखे जाते हैं और उसे इलेक्टोरल रोल कहा जाता है। ठीक है, और किस तरह से इलेक्शन होना चाहिए ये भी इलेक्शन कमीशन डिसाइड करती है। अब देखते हैं कौन कौन से इलेक्शंस एक कंडक्ट कर। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस, मतलब पार्लियामेंट जो लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं और राज्यसभा के, ये इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन और प्रेसिडेंट के इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और अब देखते हैं इनके कंपोजिशन और कितने मेंबर्स होने चाहिए। तो आर्टिकल 324 बस ये कहता है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, ठीक है, और जो अदर इलेक्शन कमिश्नर होंगे उनके नंबर प्रेसिडेंट के द्वारा टाइम टू टाइम फिक्स किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट। ऑन बिहाफ ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बनाएगी, फिर उसे प्रेसिडेंट अपना साइन करेंगे तो वो डिसाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि 1950 में जब इसकी स्थापना की गई थी इलेक्शन कमीशन की, तब से लेकर 1989 तक ये सिंगल मेंबर बॉडी का ये मतलब है कि सिर्फ एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। ठीक है, बट 1989 में क्या हो गया था, वोटिंग एज को 21 साल से रिड्यूस करके 18 ईयर्स कर दी गई थी। तो नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए, जिसके कारण इलेक्शन कमीशन पे वर्कलोड ज्यादा हो गया था। ठीक है, तो फिर प्रेसिडेंट ने दो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया ताकि उन्हें वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वर्क में असिस्ट कर सके। ठीक है, कर सके, बट फिर 1990 में वापिस वो सिंगल मेंबर बॉडी बन गई थी, क्योंकि दो जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए गए थे उन्हें अबॉलिश कर दिया गया था। फिर 1993 में, अक्टूबर 1993 में प्रेसिडेंट ने वापस दो इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंट किए, और तब से लेके आज तक हम मल्टी मेंबर इलेक्शन कमिश्नर बॉडी है। ठीक है, अब पहले तो एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, फिर बाद में दो इलेक्शन कमिश्नर और ऐड अपॉइंट कर दिए गए, तो उससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के स्टेटस पे क्या इफेक्ट है। तो आर्टिकल 324 क्लॉज 3 ये कहता है, अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होते हैं तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो एज अ चेयरमैन ऑफ इलेक्शन कमीशन एक्ट करेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात है कि जैसे देखो और वर्कलोड बढ़ गया, तो
प्रेसिडेंट जो है इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करके रीजनल कमिश्नर अपॉइंट कर सकते हैं ताकि उन्हें इलेक्शन में उनकी हेल्प कर सके। अब हमने अपॉइंटमेंट देख लिया, फंक्शंस देख लिया, अब देखते हैं इनकी रिमूवल क्या होती है। देखो पार्लियामेंट लॉ बना के उनके कंडीशन ऑफ सर्विसेज, टेन्योर ऑफ ऑफिस इलेक्शन कमिश्नर के डिसाइड करती है, कितने रीजनल कमिश्नर अपॉइंट होने चाहिए, ये सब पार्लियामेंट लॉ बना के डिसाइड करती है और उस पे प्रेसिडेंट अपना एसेंट देते हैं। ठीक है, अब इसके रिमूवल की बात करते हैं तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो एज अ रिमूवल उनका कैसा होगा, एज अ सुप्रीम कोर्ट जज जैसे रिमूव किया जाता है वैसे ही होगा, और जो कि काफी टफ प्रोसीजर है। जब हम जुडिशरी में करेंगे तो इन डेप्थ में देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूवल कैसे होता है। ठीक है, और कोई भी चेंजेस सर्विस के दौरान नहीं की जाएगी जो कि इन्हें डिसएडवांटेज पोजीशन में लाए, मतलब उनके जो वर्क फंक्शंस में हिंडेरेंस डाले, जैसे उनकी सैलरी नहीं डिडक्ट की जाएगी, टेन्योर नहीं रिड्यूस किया जाएगा। बट जब कोई नया अपॉइंटमेंट करने से पहले ये चेंजेस किए जा सकते हैं, बट ड्यूरिंग देयर टेन्योर नो चेंजेस कैन टेक प्लेस। अब और एक बात ध्यान रखने की है, जो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये दोनों की रिमूवल जो है वो एज ए सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज के रिमूवल के जैसी होगी। लेकिन क्या है यहाँ पे ध्यान देने वाली बात कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं और रीजनल कमिश्नर, इनके रिमूवल के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर पहले रेकमेंड करेंगे, फिर इनका रिमूवल होगा। ठीक है, इतना देख, मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल कमिश्नर के रिमूवल के लिए रेकमेंड करेंगे तो जाके इनका रिमूवल प्रोसेस स्टार्ट होगा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर दोनों के रिमूवल प्रोसीजर सेम है। ठीक है, अब आर्टिकल 324 क्लॉज 6 क्या कहता है, अदर स्टाफ मतलब जैसे कहीं इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है इलेक्शन कमीशन, तो अगर यूनियन का इलेक्शन है तो प्रेसिडेंट से, और स्टेट का इलेक्शन है तो गवर्नर से वो रिक्वेस्ट करें कि हमें इतने स्टाफ चाहिए इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, हमें इतने रिटर्निंग ऑफिसर चाहिए, इतने सेक्रेटरीज चाहिए रिटर्निंग ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए, पोलिंग बूथ पे हमें इतने स्टाफ चाहिए ताकि इलेक्शन आसानी से हो जाए, और इस रिक्वेस्ट को प्रेसिडेंट और गवर्नर उसे एक्सेप्ट करके उन्हें उतना स्टाफ प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो इनकी सैलरी और अलाउंसेस जो है सेम है सुप्रीम कोर्ट जजेस, जितनी सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी अलाउंसेस और जो बेनिफिट्स है वो इन्हें मिलेगी। अब देखो इनकंसिस्टेंस ऑफ डिसीजन, किसी भी मैटर पे अगर डेडलॉक होता है तो डिसीजन जो है मेजोरिटी से लिया जाएगा। मतलब क्या है, जो तीन है चीफ इलेक्शन कमिश्नर दो, तो उसमें जो दो की पॉइंट ऑफ व्यू होगी और या दो जिस पॉइंट पे एग्री करेंगे वो डिसीजन फाइनली होगा। ठीक है, अब इनका टेन्योर क्या है 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप देखिए अभी 2021 में सुशील चंद्रा को अपॉइंट किया गया। ठीक है, तो वो 27 तक रहेंगे, या अगर 24 में उनकी 65 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट हो जाती तो वो ऑफिस वैकेंट कर दें। ठीक है, मतलब 6 ईयर या 65 ईयर्स जो भी पहले आता है वो टेन्योर इनका माना जाएगा, या तो ये रिजाइन कर सकते हैं और रिमूव किए जा सकते हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस किए जाते हैं। ठीक है, अब इनके इंडिपेंडेंस कैसे आती है, देखो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मतलब क्या है, अगर एक बार ये अपॉइंट हो जाते हैं जैसे पहले कहा तो कभी भी चेंजेस इनके डिसएडवांटेजेस के लिए नहीं किया जाएगा, जैसे सैलरी रिड्यूस एक्सेट्रा, बट चेंजेस बिफोर अपॉइंटमेंट हो सकती है, किया जा सकता है। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट होगा, और रिमूवल तो बताए थे आपको पहले वो। ठीक है, और ये जो अदर इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सीईसी के मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद ही होंगे। तो अब इस क्लॉज क्या है इसमें, देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई भी क्वालिफिकेशन इलेक्शन कमिश्नर की प्रिस्क्राइब नहीं की है। ठीक है, और उसने ये भी नहीं टर्म ऑफ मेंबर ऑफ इलेक्शन कमीशन उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, और इनके रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट इन्हें रीअपॉइंट वापिस कर सकती है, जो कि जजेस के केस में नहीं है। तो ये दूसरा फ्लॉ है। तो थैंक यू।